हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारी सीरीज होने वाली है ये होने वाली है कंप्लीट एग्रोनॉमी, जो कि हमारे CUET एग्रीकल्चर AFO जो कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आता है। और जितने भी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि राजस्थान प्री PG है, और भी MP का होता है, UP का होता है, UP कैटेट वगैरह, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सीरीज में हम धीरे धीरे करके कंप्लीट एग्रोनॉमी कर लेंगे, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स भी इसमें कंटिन्यू कराए जाएंगे। और जो मेन फोकस रहने वाला है MSc एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि BHU के ऊपर CUET का जो एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और उसी के पैटर्न के बेसिस पे जो कि सारा है वो करवाया जाएगा आपको। और ये हर जगह आपको काम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे काम आएगा। हर जगह आपको ये जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे कितना गवर्नमेंट का लिए हो चाहे MSc एंट्रेंस के लिए हो, हर जगह आपको काम में आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे आज एग्रीकल्चर रेगुलेशंस के बारे में। अपन बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के जो रेगुलेशंस है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से रेगुलेशंस कब कब हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फूड ग्रेन रेगुलेशन सभी को पता है, वो ग्रीन रेगुलेशन जो किया गया था वो फूड ग्रेन्स के लिए किया गया था। उसके बाद में जो दूसरा रेगुलेशन है वाइट रेगुलेशन, सभी को पता है मिल्क के लिए किया गया था। वाइट रेगुलेशन किसके लिए किया गया था? मिल्क के लिए किया गया था। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बोलूँगा और कुछ कुछ चीज़ें मैं सिर्फ लिख पाऊँगा। और तो आपको अगर याद रखना हो तो उसके लिए आप, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप तो क्या कर सकते हैं, अपना पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में भी काम में आने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स है वो भी बताता चला जाऊँगा, जो कि क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे येलो रेगुलेशन किसके लिए हुआ था। तो येलो रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए। येलो रेगुलेशन, येलो से हमें पता चल रहा है जैसे कि ऑयल सीड के लिए हमारा येलो रेगुलेशन हुआ था। नेक्स्ट है ग्रे रेगुलेशन। कई सभी को ये जो मैंने पहले बताया वो सभी को पता होता। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता कि ग्रे रेगुलेशन किसके लिए हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रे रेगुलेशन हमारा फर्टिलाइजर के लिए हुआ था। दूसरा अपन बात करेंगे ब्लू रेगुलेशन। ब्लू कैसा होता है? पानी होता है। पानी में कौन रहता है? मछली रहती है। तो ब्लू रेगुलेशन वहाँ से होता है। रेड रेगुलेशन, लाल क्या होता है? टमाटर होता है, और मीट भी लाल होता है। जब मीट को काटा जाता है तो वो रेड कलर का निकलता है, तो वहाँ से याद रखिएगा रेड रेगुलेशन टमाटो और मीट दोनों के लिए हुआ था। टमाटो और मीट दोनों के लिए रेड रेगुलेशन हुआ था। राउंड रेगुलेशन की बात करेंगे तो आपको पता है आलू कैसा होता है, पोटैटो कैसा होता है, गोल का होता है। तो राउंड रेगुलेशन किसके लिए होता था? पोटैटो के लिए हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोल्डन फाइबर रेगुलेशन। तो जूट को अगर आप फ़ोटो सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको जूट का जो कलर दिखेगा वो आपको गोल्डन कलर का दिखेगा। तो उससे जो फाइबर निकलता है वो गोल्डन कलर का होता है, जो इसीलिए गोल्डन फाइबर रेगुलेशन किसके लिए हुआ है? जूट के लिए हुआ है। कन्फ्यूज मत होइएगा, दो फाइबर रेगुलेशन हुए थे। एक होता है गोल्डन फाइबर रेगुलेशन जो कि जूट के लिए हुआ है, और दूसरा है सिल्वर फाइबर रेगुलेशन जो कि हमारा कॉटन के लिए हुआ है। कॉटन के लिए क्या हुआ है? सिल्वर फाइबर रेगुलेशन। लिख लीजिएगा, कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर रेगुलेशन हुआ है। नेक्स्ट ब्राउन रेगुलेशन हमारा एक और आता है। राउंड रेगुलेशन किसके लिए? पोटैटो के लिए, याद रखना। और ब्राउन रेगुलेशन कोकोआ, लेदर और फूड प्रोसेसिंग, तीन चीज़ के लिए हमारा ब्राउन रेगुलेशन हुआ है। एक तो कोकोआ, COA कोकोआ, दूसरा है लेदर, और तीसरा है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी हमारा क्या हुआ था? ब्राउन रेगुलेशन हुआ था। तो ये याद रखना है, लिख लीजिएगा, कोकोआ, लेदर और फूड प्रोसेसिंग के लिए ब्राउन रेगुलेशन हुआ था। सिल्वर रेगुलेशन, एक सिल्वर फाइबर रेगुलेशन है जो कि हमारा अभी किसकी बात की? कॉटन के लिए हुआ। एक होता है सिल्वर रेगुलेशन, वो हुआ हमारा एग प्रोडक्शन के लिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग प्रोडक्शन ना देखिए, पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए भी देता था कि पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए हमारा कौन सा रेगुलेशन हुआ था? तो वो सिल्वर रेवोल्यूशन होता है। और कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था उस टाइम में। ये कई बार क्वेश्चन आता था किसने स्टार्ट किया था सिल्वर रेवोल्यूशन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी जी जब हमारी PM थी तब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद में पिंक रेवोल्यूशन एक आता है। तो आपने ओनियन देखा होगा, एक तो वाइट कलर का होता है और एक पिंक कलर का ओनियन भी होता है। तो पिंक कलर से याद रखिएगा, पिंक कलर के लिए हमारा ओनियन के लिए पिंक रेवोल्यूशन हुआ था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रॉन के लिए, PRAWN, प्रॉन के लिए कौन सा रेगुलेशन हुआ था? तो उसके लिए हमारा जो रेगुलेशन हुआ था उसके लिए भी पिंक रेगुलेशन हुआ था। फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फूड ग्रेन, ग्रीन रेगुलेशन फूड ग्रेन के लिए हुआ, वाइट रेगुलेशन मिल्क के लिए हुआ, येलो ऑयल सीड के लिए, ग्रे फर्टिलाइजर के लिए, ब्लू फिश के लिए, रेड टमाटो के लिए, राउंड पोटैटो के लिए, गोल्डन फाइबर जूट के लिए, सिल्वर फाइबर रेगुलेशन कॉटन के लिए, ब्राउन रेगुलेशन कोकोआ, लेदर और फूड प्रोसेसिंग के लिए, सिल्वर रेगुलेशन एग प्रोडक्शन के लिए, पिंक रेगुलेशन ओनियन के लिए और प्रॉन के लिए। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो आपको पूछेगा ब्राउन रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये अलग है, सभी को नहीं पता। पूछ लेता है पिंक रेवोल्यूशन से, और कई बार पूछ लेता है राउंड रेवोल्यूशन से यहाँ से, और एक ग्रे रेवोल्यूशन, जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो आपको याद रखना, ग्रे रेवोल्यूशन मोस्ट टाइम क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र के लिए हुआ था। फिर आता है परबनी रेवोल्यूशन, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। परबनी रेवोल्यूशन PRABHANI, परबनी रेवोल्यूशन हुआ था ओकरा के लिए, ये भी याद रखिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। परबनी रेवोल्यूशन ओकरा के लिए हुआ था। फिर आता है गोल्डन रेवोल्यूशन, एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ है? हमारा जूट के लिए, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हुआ है। वही जो गोल्डन रेवोल्यूशन सिर्फ वो है फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट के लिए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के लिए। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करेंगे, ब्लैक रेवोल्यूशन होता है बायोफ्यूल या जेट्रोपा के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ है? बायोफ्यूल या फिर जेट्रोपा के लिए, बायोफ्यूल या फिर जेट्रोपा के लिए, ROPA, बायोफ्यूल या जेट्रोपा के लिए क्या हुआ है? ब्लैक रेवोल्यूशन। के बाद में रेनबो रेवोल्यूशन की अगर बात करता है तो हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए जो हुआ है वो रेनबो रेवोल्यूशन हुआ है। रेनबो जो कि 7 कलर का होता है, रेनबो आपने देखा होगा, वो हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए हुआ है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो बादामी रेवोल्यूशन। बादामी रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ है? बादामी रेवोल्यूशन आपको याद रखना है, स्पाइसेस के लिए, जो मसाले हैं उनके लिए बादामी रेवोल्यूशन हुआ। आपको याद होना चाहिए, स्पाइसेस जो बादाम हैं इसके लिए ब्राउन रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सब कुछ आपको लिख लेना है और याद करके रखना है। नेक्स्ट अपन अब बात करने वाले हैं इसी सीरीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई बार क्वेश्चन आता है, और हमेशा एक दो क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ ही जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो हेयर नो यूज ऑफ केमिकल्स, हम यहाँ पे कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? नो यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बिल्कुल भी यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं किया जाता। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, NCOP क्या है? तो इसकी NCOP जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो आई नो, जो मैं जो बोल रहा हूँ आपको लिख लेंगे, आपको स्पेलिंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में काम में आने वाले आपके। तो NCOP लिया होता है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में है। क्वेश्चन आता है यही से, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है NCOP की, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और ये कहाँ है? गाजियाबाद यूपी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद यूपी में जगह पूछ लेता है, जगह से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि NCOP कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, NPOF क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी पूछ लेता है। तो NPOF का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये जो स्टार्ट हुआ था, इसका स्टार्टिंग ईयर है वो 2004 है। 2004 में स्टार्ट हुआ था NPOF। और NCOF कहाँ पर है? गाजियाबाद यूपी में है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और NPOP नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि 2004 में आया था। और इनका काम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्यों आए थे? इनका काम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को है प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया था। और ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब हुआ, जैसे कि कोई फार्मर हमारा खेती कर रहा है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही 3-4 साल से खेती कर रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो वो एजेंसी के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहाँ पे अप्लाई करेगा। फिर वो वहाँ पे आएंगे, सैंपल्स वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद में उसको सर्टिफाइड मिल जाएगा कि इसका जो प्रोडक्ट है इस फार्मर का वो
ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफाइड है। इसके बाद में स्टैटिस्टिक वर्क भी करते हैं, डाटा कलेक्शन का काम भी NCOF और NPOF करते रहते हैं कि कितना हमारा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में है, कितना हमारा जो प्रोडक्शन आ रहा है, कितना जो हमारा ऑर्गेनिक है, कितना नॉन ऑर्गेनिक है, कितना हमारा जो हॉर्टिकल्चर का एरिया कितना है, वो सारा इनका काम है। NCOF और NPOP, NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद यूपी में है, और NPOP नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि 2004 में आया था। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। NPOP अब यहाँ पे अपन बात कर लिया है NPOF, पहले तो हमने बात किया था यहाँ पे दो टर्म है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई। दूसरा है NPOP, ये है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और हमारा जो पहले वाला था वो था नेशनल प्रोजेक्ट ऑन, ये है प्रोजेक्ट, यहाँ का जो P है उसका मतलब है प्रोजेक्ट, और ये है प्रोग्राम, ठीक है। तो ऊपर वाला है जो कि 2004 में आया था वो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये NPOF है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये P का मतलब है प्रोडक्शन। तो इसका क्या काम है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करता है। NPOP NPOF के बारे में आपको बता दिया, अब NPOP के बारे में बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये भी इंडिया में प्रोवाइड करता है, और ये कब से चला था, 2001 से। क्वेश्चन क्या आता है, NPOF और NPOP, यहाँ से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो NPOF आया है बाद में, पहले आया था ये नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मतलब कि ये वाला जो P था ये पहले प्रोग्राम के रूप में आया था, और बाद में ये प्रोग्राम चल के इसको प्रोजेक्ट में बदल दिया, जो कि 2004 में इसको प्रोजेक्ट में कर दिया। तो NPOP आया 2001 में, NPOF आया 2004 में, ये चीज़ लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है और याद रखना। अब बाद में बात करेंगे एरिया ऑफ प्रोडक्शन से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया सबसे पहले बात करेंगे, इंडिया की जो रैंक आती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में वो 9th रैंक आती है। क्वेश्चन आता है इंडिया की कौन सी रैंक आती है, 9th रैंक आती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, और जो हमारा इंडिया का जो एरिया है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए वो कितना है, 3.56 मिलियन हेक्टर। हमारा कितना एरिया है, 3.56 मिलियन हेक्टर। हमारा एरिया कितना बताया आपको, 3.56 मिलियन हेक्टर इंडिया का एरिया है। इंडिया की रैंक कौन सी आती है, 9th रैंक आती है इंडिया की ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो पहली किसकी आती है, एरिया याद रख लीजिए, 3.56 मिलियन हेक्टर इतना एरिया है इंडिया का। और सबसे पहली रैंक किसकी आती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की रैंक फर्स्ट आती है, फर्स्ट रैंक किसकी आती है, ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया कितनी आती है, 9th आती है। एरिया कितना है इंडिया का, 3.56 मिलियन हेक्टर। तो ऑस्ट्रेलिया का कितना है जिसकी फर्स्ट रैंक आती है, भाई जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसका एरिया कितना है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया है 17, ये क्या हो जा रहा है, एक सेकंड, 17.1 मिलियन हेक्टर। कितना है, 17.1 मिलियन हेक्टर इसका ऑस्ट्रेलिया का। रैंक कितनी है, फर्स्ट। इंडिया की रैंक कितनी है, 9th। एरिया कितना है, 3.56 मिलियन है। याद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंडर। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंडर सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एरिया है मध्य प्रदेश के पास। किसके पास, MP के पास, जो कि मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखना है। और सेकंड रैंक पे कौन आता है इंडिया में, स्टेट की बात करें तो वो राजस्थान आता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में फर्स्ट रैंक किसके पास है इंडिया में, तो MP के पास में, और राजस्थान सेकंड रैंक रखता है, राजस्थान सेकंड रैंक रखता है, ठीक है। इतना याद हुआ, ये जो बता रहा हूँ यही से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यही से बनेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यही से फंसेगा। अब जो आता है सिक्किम को फुली ऑर्गेनिक स्टेट बोला गया था इंडिया का, कब बोला गया था। अब आप बोलेंगे कि सर
2016 में सिक्किम को फुली ऑर्गेनिक स्टेट बोल दिया गया था, मतलब कि वहाँ जितनी भी खेती हो रही है वो सारी ऑर्गेनिक है। तो उसके अंदर इस सिक्किम में बिल्कुल भी केमिकल फार्मिंग का यूज़ नहीं हो रहा, सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। 2016 में उसको ये 2016 10 फरवरी को 10 फ़रवरी को 2016 को सिक्किम को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट है इंडिया का। और इसका जो एरिया था, कितने एरिया में यहाँ पे खेती हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, 76,000 हेक्टर एरिया, 76,000 हेक्टर एरिया के अंदर सिक्किम के अंदर खेती होती है, जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का फर्स्ट। कब बना था? 10 फरवरी 2016 को। आप बोलेंगे कि अभी आपने बोला कि एमपी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है इंडिया के पास। एमपी का एरिया ज़्यादा है, इसीलिए एरिया स्टेट की बात करें, मतलब कि 100% जितने भी उसके पास एरिया था, जैसे कि आपके पास 10 हेक्टर है, आपका 10 का 10 हेक्टर के अंदर आप पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो आप फुली ऑर्गेनिक हो गए। जही एमपी का एरिया ज़्यादा है, और लेकिन एमपी का एरिया है जैसे कि 13% है, तो वो हमारा क्या आएगा, वो एमपी लार्जेस्ट एरिया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में। सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हुआ है वो सबसे ज़्यादा एमपी में हुआ है, और सबसे जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक जो स्टेट है वो हमारा सिक्किम है, 2016 में बना था। या आपसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का अंदर एरिया, लार्जेस्ट एरिया पूछा जाएगा, एरिया के वाइज पूछा जाएगा, तो एमपी, सेकंड राजस्थान। अगर कम्प्लीटली जो ऑर्गेनिक स्टेट में पूछा जाएगा, सिक्किम को कब हुआ था? 2016 10 फरवरी, और इसका जो एरिया है वो कितना है? 73,000 हेक्टर। 73,000 मिलियन हेक्टर नहीं होगा, 73,000 हेक्टर ओनली। और हमारे इंडिया का कितना बताया? 3.56, जो कि हमारा इंडियन 3.56 मिलियन हेक्टर। कितना हमारी रैंक कितनी आती है वर्ल्ड में एरिया और प्रोडक्शन के लिए? 9th रैंक आती है। ऑस्ट्रेलिया की आती है फर्स्ट रैंक, उसके पास एरिया कितना था? 17.1 मिलियन हेक्टर। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। फिर आता है NOFRI, नो फ्री। तो नो फ्री का फुल पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या है या फिर कहाँ है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि गैंगटॉक सिक्किम में है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि नो फ्री कहाँ है, या फिर पूछ लेता है NOFRI फुल फॉर्म देके पूछ लेता है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो है सिक्किम में। और सिक्किम में भी कहाँ है? गैंगटॉक में। कहाँ है? गैंगटॉक, GANGTAK, स्पेलिंग देख लीजिएगा, नो फ्री। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पूरा कंप्लीट एग्रोनॉमी में, धीरे धीरे बात करते जाएंगे, और थोड़े देर करके इसको वीडियो को बड़ा किया जाएगा। अगले में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको अलग तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं PPT बना के लाऊं, तो आप वैसे बताइए, तो आपको PPT भी बना के पढ़ाया जाएगा। या फिर आपको अगर ये पसंद आ रहा है मेरा ये तरीका, मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ, और आप अपना पेन कॉपी लेके बैठ के नोट्स बनाइए, और मैं 1 महीने के अंदर आपके कंप्लीट पूरे एग्रोनॉमी करा दी जाएगी, और धीरे धीरे करके आपका पूरा जो जितना भी सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।